आज हम लोग हिंदी व्याकरण में छंद के बारे में पढ़ेंगे कि छंद किसे कहते हैं। तो अक्षर या अक्षरों की क्रम संख्या, क्या अक्षर हो या अक्षरों की संख्या हो या उनका क्रम हो या मात्रा हो या मात्रा गणना या यति या गति आदि संबंधित विशिष्ट नियमों से जो नियोजित पद्य रचना होती है उसी को छंद कहते हैं। हिंदी साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। तो पद्य साहित्य में हम लोग छंद के बारे में पढ़ रहे हैं कि छंद किसे कहते हैं। तो अक्षर हो या अक्षरों की संख्या हो, उनका क्रम हो, मात्रा की गणना, यति तथा गति, इन सभी से संबंधित जो विशिष्ट नियम पर नियोजित जो पद्य रचना होती है उसी को छंद कहते हैं। ठीक ना। छंद के कुछ तत्व हैं। छंद को जानने से पहले हमें उन तत्वों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की विशेष आवश्यकता होती है। ठीक ना। अगर उन तत्वों को हम समझे रहेंगे तो छंद को आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है प्रश्न में उदाहरण दिया जाता है और उसमें छंद पहचानने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग हिंदी भाषा में वर्ण पहले पढ़े हैं तब जाकर के और सारी चीजें पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पर भी जब हम छंद पढ़ रहे हैं तो छंद के जो कुछ विशेष तत्व हैं उनके बारे में जान लेना जरूरी है या आवश्यक है, जिससे हमें छंद को पहचानने में आसानी होगी। सबसे पहले वर्ण पहचानते हैं कि वर्ण कहते किसे हैं। तो वर्ण जो है मुख से निकलने वाली ध्वनि को, हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उनको सूचित करने के लिए हिंदी भाषा में कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। उन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं उन ध्वनियों को निर्धारित करने के लिए, निश्चित करने के लिए जो है कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। वही चिन्ह जो है क्या कहलाते हैं? वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ठीक ना। अब ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व या लघु। ह्रस्व को ही लघु बोलते हैं और दीर्घ को गुरु बोलते हैं। ह्रस्व, लघु, दीर्घ और गुरु। ठीक ना। ह्रस्व को क्या बोलते हैं? लघु वर्ण या ह्रस्व वर्ण। दीर्घ वर्ण को दीर्घ वर्ण या गुरु वर्ण बोलते। सबसे पहले ह्रस्व यानी लघु को हम लोग पढ़ते हैं कि लघु क्या है। वर्ण मात्रा की गणना जो है वो क्या होती है? प्रमुख इकाई मानी जाती है। वर्ण जो है मात्रा गणना की क्या मानी जाती है? प्रमुख इकाई मानी जाती है। और लघु वर्ण जो होता है वो एक मात्रिक होता है, जैसे आ, ई, का, की, है ना। इस तरह के जो ये वर्ण हैं वो सब क्या कहला रहे हैं? लघु वर्ण कहलाते हैं। और लघु का चिन्ह होता है एक आई के जैसे लिखा जाता है, और दो लघु वर्ण मिला करके एक गुरु के बराबर होते हैं। यानी दो लघु वर्ण अगर मिला लिया जाए तो वो एक गुरु के बराबर होता है। आगे चल करके हम लोग अभी गुरु वर्ण को भी हम लोग पढ़ेंगे कि गुरु वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग लघु या ह्रस्व वर्ण जो होते हैं, कौन कौन से ह्रस्व या लघु वर्ण माने जाएंगे उनको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है संयुक्ताक्षर जितने भी होंगे वो स्वयं लघु ही होते हैं। संयुक्ताक्षर शब्द वर्ण जो हैं वो क्या कहलाते हैं? लघु वर्ण कहलाते हैं। दूसरा है चंद्र बिंदु वाले वर्ण। चंद्र बिंदु वर्ण वाले लघु या एक मात्रा वाले माने जाते हैं। जिसमें चंद्र बिंदु लगा होगा वो वर्ण भी क्या कहलाते हैं? लघु माने जाएंगे या ह्रस्व माने जाएंगे या एक मात्रा वाले माने जाएंगे। जैसे यहाँ उदाहरण में हंसना लिखा है और हा के ऊपर आप देख रहे हैं चंद्र बिंदु है, तो ये हा के ऊपर जो चंद्र बिंदु है ये हा वर्ण जो है यहाँ पर ह्रस्व या लघु वर्ण माना जाएगा। ठीक ना। फिर दूसरा जो नियम तीसरा है ह्रस्व मात्राओं से युक्त। ह्रस्व मात्राओं से युक्त जितने भी वर्ण हैं वो सभी लघु माने जाएंगे। जैसे का में ह्रस्व ई की मात्रा लगी है, की हो गया, ये भी लघु वर्ण हो गया। का में ह्रस्व उ की मात्रा लगी है
तो कु हो गया, तो ये भी ह्रस्व वर्ण या लघु वर्ण माना जाता है और एक मात्रिक माना जाएगा। ठीक ना। हलंत व्यंजन भी, जिन व्यंजनों के अंत में हलंत लगा होता है वे लघु माने जाते हैं। जैसे यहाँ पर अहम लिखा हुआ है, माँ में ये हलंत लगा हुआ है और हलंत का मतलब होता है स्वर रहित व्यंजन। क्या? स्वर रहित व्यंजन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माँ में जो हलंत लगा है तो ये माँ वर्ण जो है क्या है, ह्रस्व माना जाएगा या लघु माना जाएगा। इस तरह से अगर हम यहाँ पर मात्रा की गणना करेंगे तो 3 मात्राएं हो जाएंगी, एक आ पर, एक हा पर और एक मा पर। यानी इसमें 3 वर्ण हैं और 3 मात्राएं मानी जाएंगी। ठीक ना। फिर बात करते हैं दीर्घ या गुरु वर्ण की। दीर्घ वर्ण में लघु वर्ण की तुलना में, लघु वर्ण में हमने क्या बताया था, एक मात्रा होती है और दीर्घ वर्ण में क्या बता रहे हैं कि दुगनी मात्रा रखते हैं। लघु की अपेक्षा ये क्या रखते हैं, दुगनी मात्रा रखते हैं। और दीर्घ वर्ण के लिए जो चिन्ह लगता है वो यश के जैसे लगता है और इसका मतलब है 2 मात्राएं गिनी जाती है। ठीक ना। अब चलते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन से वर्ण दीर्घ वर्ण गिने जाएंगे या माने जाएंगे। तो सबसे पहले संयुक्ताक्षर से पूर्व, उसमें क्या पढ़े थे हम लोगों ने कि संयुक्ताक्षर जो होता है वो लघु वर्ण गिना जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर संयुक्ताक्षर से पहले जो लघु वर्ण होता है वो दीर्घ माना जाता है। संयुक्ताक्षर से पहले जो लघु वर्ण है वो दीर्घ माना जाता है। कब? यदि उन पर भार पड़ता है, यानी जोर पड़ता है। जैसे दुष्ट, अक्षर, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं दा में जो है संयुक्ताक्षर है, आगे सा होता है और उसके पहले दा है, जबकि दा क्या है, लघु है। दा में ह्रस्व उ की मात्रा है इसलिए ये क्या है, लघु है। लेकिन यहाँ पर ये दीर्घ माना जाएगा। ऐसे अक्षर में यहाँ पर संयुक्ताक्षर छ है, उसके पहले आ है, लेकिन दु और आ ये दोनों क्या माने जाएंगे, दीर्घ वर्ण माने जाएंगे या गुरु वर्ण माने जाएंगे। ठीक ना। लेकिन है ना, यहाँ पर कुछ ऐसे अपवाद भी हैं, इसको भी ध्यान देना है। यदि संयुक्ताक्षर से कोई नया शब्द बन रहा हो, संयुक्ताक्षर से कोई नया शब्द बन रहा हो तो कुछ अपवादों को छोड़कर वो लघु वर्ण ही माने जाते हैं। जैसे यहाँ पर वह भ्रष्ट, वह भ्रष्ट एक हमने 2 शब्द लिखा है, तो यहाँ पर देखिए भ्र है, ये संयुक्ताक्षर है और ये संयुक्ताक्षर जो है स्टार्टिंग में है, शुरुआत में है, तो इससे जो है शब्द की शुरुआत में है, तो यहाँ पर इसके पहले जो हा है वो लघु वर्ण ही माना जाएगा। ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर संयुक्ताक्षर की शुरुआत में लिखा गया है। अनुस्वार युक्त, जिनके ऊपर अनुस्वार बिंदु लगा रहेगा, युक्त वर्ण जो होते हैं वो दीर्घ माने जाते हैं। जैसे कंठ या आनंद, कंठ में का के ऊपर ये अनुस्वार लगा हुआ है और आनंद में ना के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो ये का और ना दोनों जो है क्या माने जाएंगे, दीर्घ वर्ण माने जाएंगे। विसर्ग मात्रा वाले विसर्ग वर्ण जो होते हैं वो सभी दीर्घ माने जाएंगे। जैसे दुख में दु जो शब्द है विसर्ग युक्त है, ये दीर्घ माना जाएगा। और दीर्घ मात्राओं से जितने वर्ण युक्त रहेंगे वो सभी क्या माने जाएंगे, दीर्घ या गुरु माने जाएंगे। जैसे काम में जो है का क्या है, दीर्घ है। ठीक ना। यदि उनका उच्चारण, अगर इनका उच्चारण लघु की तरह किया गया हो, भले ही वो दीर्घ हैं लेकिन इनका उच्चारण क्या किया गया है, लघु के जैसे किया गया है, तो वे लघु ही माने जाएंगे। जैसे यहाँ पर कहेऊ लिखा हुआ है, यहाँ पर हा का उच्चारण जो है, हे का उच्चारण वो लघु वर्ण में किया गया है, इसलिए हे जो है क्या है, यहाँ पे लघु माना जाएगा। ठीक ना। वास्तव में अगर देखा जाए तो उच्चारण ही किसी वर्ण को दीर्घ बनाने का आधार होता है।
यानी उच्चारण के आधार पर ही हम उसे ह्रस्व या दीर्घ या लघु या दीर्घ जो है मानते हैं, ठीक ना। कभी कभी अगला जो नियम है, कभी कभी चरण के अंत में लघु वर्ण होता है, लेकिन विकल्प से उसे हम क्या मान लेते हैं, दीर्घ मान लेते हैं। वास्तव में वो लघु रहता है, लेकिन हमें जो है छंद योजना पूरी करने के लिए जो है विकल्प से उसे क्या मान लिया जाता है, दीर्घ मान लिया जाता है। लीला तुम्हारी अति ही विचित्र। यहाँ पे आप देख रहे हैं त्रा में जो है त्रा संयुक्ताक्षर है, अंतिम वर्ण है इस पंक्ति का, इस चरण का। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ता जो है वो क्या है, लघु है, लेकिन चूंकि विकल्प से हम इसे दीर्घ मान लेते हैं तो यहाँ पर त्रा जो है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ मान लिया जाएगा। इस तरह से आज हम लोगों ने छंद के विषय में चर्चा किया और छंद में हमने ह्रस्व और दीर्घ यानी लघु और गुरु के बारे में पढ़ा। किन वर्णों को हम लोग लघु मानेंगे, लघु वर्ण या ह्रस्व वर्ण मानेंगे, और उनके लिए एक मात्रा का विधान है, और दीर्घ वर्णों के लिए या गुरु वर्णों के लिए जो है दो मात्रा का विधान है। किन किन वर्णों को हम दीर्घ मानेंगे। इस तरह से आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों में इसे शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहें और आपका ज्ञानवर्धन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। धन्यवाद।